ओके, सो अभी तक अगर हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है इसमें हम लोगों ने स्टार्ट लिया था एनालिटिकल मेथड से। ठीक है कि एनालिटिकल मेथड जब हम किसी लैब के अंदर कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, किस प्रोटोकॉल से परफॉर्म करेंगे, किस मेथड से परफॉर्म करेंगे, उस मेथड की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और बाकी जो पैरामीटर्स हैं लाइक प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इन चीज़ों को हमने सिंपल सिर्फ अभी डिफाइन किया था कि क्या चीज़ें हमें जो है वो कंसीडर करनी पड़ती हैं जब भी हम किसी एनालिटिकल मेथड को कंफर्म करते हैं या उसको अपनी लैब में अडॉप्ट करने लगते हैं। इस एनालिटिकल मेथड के इन फीचर्स को स्टडी करने के बाद लास्ट लेक्चर में हमने एनालाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और ब्लड सैंपल जो हमारा पहला सैंपल है उसके अंदर प्रेजेंट एनालाइट्स को कुछ हद तक हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहला एनालाइट हमने कहा था कि आपके पास प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन्स होती हैं, दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स कुड बी एन एनालाइट। यानी इसमें आपके पास फिर फर्दर जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं कि आप उस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट कौन सी प्रोटीन्स को जो है वो ट्रेस कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लाज्मा के अंदर टोटल प्रोटीन कंटेंट को देखते हो, ठीक है, ये भी एक एनालाइट हो सकता है कि आप प्लाज्मा प्रोटीन में टोटल कंटेंट को देख रहे हैं कि क्या वो नॉर्मल है या उसका एक्सप्रेशन अप रेगुलेट हुआ हुआ है या फिर डाउन रेगुलेट हुआ हुआ है। ठीक है, बाद में हम इसकी जो है वो प्रॉपर रीजन की तरफ जाते हैं कि वाई यहाँ पे आपको जो है वो एक एबनॉर्मल पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट इज टोटल प्रोटीन कंटेंट, मेजरमेंट ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट इन प्लाज्मा सैंपल। सेकेंड आपके पास है कि आप उसमें से एक स्पेसिफिक प्रोटीन, ऑब्वियसली ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोटीन कंटेंट देखोगे और उसके बाद आप ये देखोगे कि अगर ये हाई है तो आपके पास कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई है, क्या वो एल्ब्यूमिन है या फिर वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स में से कोई प्रोटीन्स है। ठीक है, सो हमेशा टोटल प्रोटीन कंटेंट के बाद आप उस स्पेसिफिक प्रोटीन को ट्रेस करते हो, जो कि एल्ब्यूमिन भी हो सकती है या फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स में से भी कोई हो सकती है। एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन हाई और एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन लो दो डिफरेंट सिनेरियोज में होती है, जो कि हम लोगों ने कुछ हद तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्ब्यूमिन की अगर कंसंट्रेशन आपके ब्लड सैंपल के अंदर हाई है तो ये इस वजह से हाई हो सकती है कि आपके लिवर के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रेट में हो रही है। ठीक है, यानी इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम ग्लूकोज टू फैट्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और हाई फैट्स को डील करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एक्सेसिव प्रोडक्शन के पीछे भी एक रीज़न है, और अगर इसकी प्रोडक्शन लो हो रही है तो लो प्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि आपके पास या तो लिवर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर डिजीज की वजह से लो प्रोडक्शन हो सकती है, और सेकंड आपके पास रीजन ये हो सकती है कि इसकी प्रोडक्शन नॉर्मल है। ठीक है, यानी अल्ब्यूमिन कंटेंट अगर आपको कम नजर आ रहा है तो प्रोडक्शन उसकी कम भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एनी लिवर डिजीज, और ये रीजन भी हो सकती है कि प्रोडक्शन लेवल नॉर्मल है लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, एक्सेसिव हाइड्रेशन या फिर एक्सेसिव एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मतलब है कि आपकी ये प्रोटीन जो किडनीज हैं वहां से ब्लड के थ्रू रिमूव होना शुरू होगी। प्रोड्यूस तो नॉर्मल हो रही है लेकिन उसका जो एक्सक्रीशन है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। हमेशा जब भी एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा सैंपल के अंदर रिड्यूस होगी, इसकी वजह से आपका ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और एक कंडीशन होगी जिसको आप कहते हो ओडीमा। ठीक है, और ओडीमा हमेशा याद रखिएगा ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो ब्लड वेसल है उसमें एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वाटर इस ब्लड वेसल में से रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है आपके टिश्यूज में। ठीक है, और ये टिश्यूज जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो स्वोलन कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हो ये किसकी वजह से, ओडीमा की वजह से, और ओडीमा एक्चुअली एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन की वजह से होता है। अगर ये ड्रॉप होगी तो उस केस में आप ये कंडीशन ऑब्जर्व करोगे। सिमिलरली थर्ड आपके पास हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, जो कि एक एनालाइट्स हैं ब्लड सैंपल के अंदर। ठीक है, अब ग्लोब्यूलिन्स की भी मल्टीपल टाइप्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, ई, डी एंड एम। ठीक है,
किस कंडीशन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और किस कंडीशन में आप जो है वो इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की हाई प्रोडक्शन से प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किसी पर्सन की ग्लोब्यूलिन प्रोफाइल को किस तरह से रीड किया जाता है, ठीक है, और कैसे हमें एक बैंड से पता चलता है कि इस केस में इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल है या फिर हाई हुई है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इन दो प्रोटीन्स को डिस्कस करना है। ओके, अब जो सेकंड टाइप ऑफ एनालाइट है जो कि ब्लड सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारे पास है प्लाज्मा एंजाइम्स। यानी सिर्फ प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स ही एज एन एनालाइट जो है वो यूज नहीं होती, बल्कि यहाँ पे प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स को भी आप एनालाइट के तौर पे यूज करते हो, ठीक है। और अगेन आपके पास यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि यूज होते हैं एज एनालाइट। एक तरफ आपके पास प्लाज्मा फंक्शनल एंजाइम्स होंगे और दूसरी तरफ आपके पास प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स होंगे। फंक्शनल एंजाइम्स में सारे वो एंजाइम्स आ जाएंगे जो कि प्लाज्मा के अंदर अपना कोई ना कोई जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनकी अप रेगुलेशन भी हो सकती है और डाउन रेगुलेशन भी हो सकती है, यानी प्लाज्मा के अंदर ये अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉर्मल अमाउंट से लो क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी ये जो हाई प्रोडक्शन और लो प्रोडक्शन है ये एक्चुअली उस टिश्यू के अंदर जो नॉर्मली इनको प्रोड्यूस करता है। आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई थी कि प्लाज्मा फंक्शनल एंजाइम्स प्लाज्मा में प्रोड्यूस नहीं होते, ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद ये प्लाज्मा में एक्सक्रीट होते हैं और यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अगर इनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है ये भी लिवर डैमेज को इंडिकेट करता है, और अगर इनकी प्रोडक्शन एक नॉर्मल रेंज से कम है तो उस केस में भी ये लिवर में किसी किस्म की डिजीज को हाईलाइट करेगा, ठीक है। सो प्लाज्मा फंक्शनल एंजाइम्स को भी एज एन एनालाइट यूज किया जा सकता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट होते हैं वो है नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स। और ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर प्लाज्मा के अंदर बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं दीज आर दी एंजाइम्स जो कि नॉर्मली किसी सेल का पार्ट है। ये सपोज कोई सा भी सेल है आपका, एपिथेलियल या कोई भी लिवर सेल, इसकी एग्जांपल ले लो, सेल ए एंड सेल बी, ठीक है। नॉर्मली इनके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इस सेल के अंदर ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट अब प्लाज्मा सैंपल के अंदर भी इनकी कुछ क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और ये जो आपको प्लाज्मा सैंपल के अंदर इनकी क्वांटिटी नजर आ रही है एक्चुअली ये नॉर्मल सेलुलर टर्नओवर की वजह से है, ठीक है। ये एक कंडीशन है जब आपके प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं बट ये डिजीज को इंडिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी रीजन आपके पास यहाँ पे दूसरा सिनेरियो आपको ऐसा नजर आ रहा है जिसमें आपके प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी नॉर्मल सेलुलर टर्नओवर में जितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है उससे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी फर्दर आप जो है वो टू पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं जो कि दोनों आपके सामने है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि जिस सेल के अंदर ये एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उस सेल में किसी किस्म का डैमेज हुआ है, वो सेल ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद उसने अपने एंजाइम्स को रिलीज कर दिया प्लाज्मा में, बिकॉज हमें ये पता है कि प्लाज्मा तक हर सेल की एक्सेस होती है। सो जो भी सेल जो है वो ब्रेक होगा, ओपन होगा, वो अपने कंटेंट्स को कहाँ पे रिलीज कर देगा, प्लाज्मा में। सो सेल डैमेज आपके पास इसकी एक रीजन हो सकती है। सेकेंड आपके पास पॉसिबिलिटी इन एंजाइम्स की हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लाज्मा, इसकी ये रीजन हो सकती है कि इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रही है और ये किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है। सेलुलर प्रोलिफरेशन रेट ट्यूमर में ही ज्यादा होता है ना। सो अगर इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सेल के साथ साथ ये एंजाइम्स प्लाज्मा में भी एक्सक्रीट होंगे, बिकॉज ये इतने ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि सेल को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जितनी अमाउंट होगी वो प्लाज्मा में एक्सक्रीट होती जाएगी, ठीक है। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपके जो प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा। यहाँ से हमने ये चीज कंक्लूड की कि यस हम इन प्लाज्मा एंजाइम्स को एज एन एनालाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन में रिलीज होते हैं
और अगर हम इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर लें तो हम उस एबनॉर्मल कंडीशन को भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और पहली जो हमने यहाँ पे चीज क्लियर की है वो ये है कि क्यों ये एंजाइम्स जो हैं वो प्लाज्मा में एक्सक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिजीज। अब सेकंड हम ये चीज देखते हैं कि ओके, ये तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मा एंजाइम्स जो हैं, प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, वो किसी सेलुलर डैमेज या प्रोलिफरेशन के रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में एक्सक्रीट होते हैं, प्लाज्मा में रिलीज होते हैं। बट हम इन एंजाइम्स को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम किसी प्लाज्मा सैंपल के अंदर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंजाइम की कंसंट्रेशन नॉर्मल है या कंसंट्रेशन लो है, ये रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए या प्लाज्मा एंजाइम्स को मेजर करने के लिए आपके पास मोस्ट कॉमन जो है वो ये दो मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें पहला मेथड है कि आप किसी एंजाइम की एक्टिविटी डिटरमिन कर लो। एंजाइम एक्टिविटी ऐसे कहा जाता है इसे। ठीक है, और सेकंड आपके पास है इम्यूनोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप किसी सैंपल के अंदर, वो प्लाज्मा सैंपल भी हो सकता है, यूरिन सैंपल भी हो सकता है, कि आप किसी जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन या एंजाइम की क्वांटिटी बताना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। एक, उस एंजाइम की एक्टिविटी मेजर कर लो, और दूसरा मेथड है कि इम्यूनोकेमिकल मेथड्स को यूज किया जाए। सो लेट्स सी कि ये दोनों मेथड्स किस तरह से वर्क करते हैं, थोड़ा सा हमें इसका आइडिया हो जाए। उसके बाद मैं कुछ प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। ओके, पहली ऑप्शन मैंने जो आप लोगों को दी है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा एंजाइम्स। इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? पहली ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि अगर आपने प्लाज्मा सैंपल के अंदर किसी एंजाइम की क्वांटिटी बतानी है, कंसंट्रेशन बतानी है, तो आप उस एंजाइम का एक्टिविटी ऐसे कर लो, एंजाइम एक्टिविटी ऐसे, या एंजाइम एक्टिविटी मेजरमेंट। एक्टिविटी मेजरमेंट किसे कहते हैं? कि आप सपोज किसी एक एंजाइम की कंसंट्रेशन डिटरमिन करना चाहते हो। मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखती हूँ। सपोज पायरोवेट आपके पास एक सबस्ट्रेट है एंड यू हैव एन एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इस पायरोवेट को किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टेट में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज होता है, और इस प्रोसेस में ये NADH को एज अ कोफैक्टर यूज करते हुए NAD+ को प्रोड्यूस करता है। ये एक एग्जांपल है। सपोज अब किसी भी सैंपल के अंदर, कोई सा भी सैंपल है आपके पास, उसके अंदर आप लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं, उसकी अमाउंट देखना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी देखना चाहते हैं। सो आप ये चीज मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की कितनी कंसंट्रेशन है इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। वो कोई सा भी सैंपल हो सकता है। ठीक है, सो मेथड मैंने आप लोगों को बताया एंजाइम एक्टिविटी मेजरमेंट। और एक्टिविटी को मेजर किस तरह से किया जाता है? आप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्यूवेट के अंदर नॉर्मली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज किया जाता है, और इसमें आपके पास एक स्मॉल ग्लास या सिलिका ट्यूब होती है जिसको आप क्यूवेट कहते हो। इस ट्यूब के अंदर आप उस सैंपल को लेते हो जिसमें आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना है, वो ब्लड सैंपल या कोई सा भी सैंपल है। ठीक है, और उस एंजाइम की सबस्ट्रेट को ऐड कर देते हो इस सैंपल के अंदर। यानी ब्लड सैंपल आपने सपोज लिया और उसके अंदर आपने क्या चीज ऐड कर दी? पायरोवेट ऐड कर दी। अब अगर इस ब्लड सैंपल के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है, सो ये इस पायरोवेट को किस में कन्वर्ट करेगा? लैक्टेट में कन्वर्ट करेगा। सो आफ्टर इंक्यूबेशन, वो इंक्यूबेशन आपकी मर्जी, आप 10 मिनट्स की देते हो, 20 मिनट्स की देते हो, यानी वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। उस इंक्यूबेशन के बाद आप क्या करते हो? पायरोवेट या लैक्टेट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को मेजर करते हो। ठीक है, एक खास वेवलेंथ के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हो।
अगर तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आपके सैंपल में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है पायरोवेट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज दिस एंजाइम इन ब्लड सैंपल इज कन्वर्टिंग पायरोवेट टू लैक्टेट। और अगर आपके पास लैक्टेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो ये भी इस चीज की इंडिकेशन है कि इस टाइम आपके उस सैंपल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट है। सो जितनी ज्यादा आपके पास कंसंट्रेशन आएगी उतनी ही आपके पास एंजाइम की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी उस सैंपल के अंदर। यानी जितनी कंसंट्रेशन पायरोवेट की डिक्रीज हो रही है या जितनी कंसंट्रेशन लैक्टेट की इंक्रीज हो रही है, this concentration is directly proportional to the amount of enzyme in sample। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, इसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नॉर्मली मेजर करते हैं, जिसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू CL, जिसमें आप एब्जॉर्बेंस वैल्यू जो आपको रीडिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देता है उस एब्जॉर्बेंस से पहले कंसंट्रेशन निकालते हो और फिर कंसंट्रेशन से आप बताते हो कि इसमें इतना एंजाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अगर आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया ना जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज हुआ तो वहां पे आप इस चीज को देख लोगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेटेजी है कि आप इम्यूनोकेमिकल मेथड्स को भी यूज कर सकते हो एंजाइम की कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए या एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करने के लिए। मैम वो फॉर्मूला दोबारा बता दें। ये फॉर्मूला आपके सामने A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू CL। ठीक है। ओके, सेकेंड मेथड आपके पास है इम्यूनोकेमिकल मेथड, कि आप कुछ इम्यूनोकेमिकल मेथड्स को यूज करते हुए भी एंजाइम्स की कंसंट्रेशन या एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। इम्यूनोकेमिकल मेथड में आपके पास ब्लॉटिंग एक मेथड आ सकता है। ठीक है, ब्लॉटिंग में क्या होता है, आपके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ये नॉर्मली नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है लेकिन इसके अलावा बाकी सैंपल्स को भी यूज किया जा सकता है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो अपनी सबस्ट्रेट को। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपने मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर सबस्ट्रेट को फिक्स किया होता है, इमोबिलाइज सबस्ट्रेट आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट आपकी इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है और आप एक सैंपल को, सपोज ब्लड सैंपल जिसके अंदर आपको डाउट है कि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऐसा सैंपल है जिसको आपने टेस्ट करना है, इसमें आपको नोन है कि आपकी सबस्ट्रेट इस केस में प्रेजेंट है। अगर तो इस ब्लड सैंपल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होगा, वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और आप इस एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए डिफरेंट आपके पास मेथड्स होते हैं, या तो आप उसको किसी माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हो या फिर अगर कोई प्रोब है, कोई फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल है तो वो उस पोजीशन के ऊपर एक कलर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स उसी केस में बनेगा जब आपके सैंपल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होगा। इन केस आपके पास एंजाइम अवेलेबल नहीं है या एंजाइम की कंसंट्रेशन कम है तो आपके पास यहाँ पे कम कॉम्प्लेक्सेस बने। ठीक है, सो ब्लॉटिंग के थ्रू आप क्या करते हो, सबस्ट्रेट को एज अ नॉन सैंपल मेम्ब्रेन के साथ फिक्स कर लेते हो और उसके ऊपर आप लोड करते हो अपने सैंपल को जिसके अंदर आपने एंजाइम की प्रेजेंस या एब्सेंस को चेक करना। ठीक है, और फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या आपके उस सैंपल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट था या नहीं। ओके, सो हमने ये चीज़ देख लिया कि प्लाज्मा एंजाइम्स को हम एज एन एनालाइट यूज़ कर सकते हैं। इनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम या ज़्यादा हो सकती है और उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंजाइम एक्टिविटी मेजरमेंट्स एंड इम्यूनोकेमिकल मेथड्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट एंजाइम्स को जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही आप लोगों के सामने कुछ प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, ये टर्म तो बार बार यूज़ किया है, लेकिन अब हम कुछ ऐसे एंजाइम्स को देखेंगे जो कि डिफरेंट डिजीजेस के बायोमार्कर्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। यानी आज के लेक्चर में हम उन प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स में से कुछ एंजाइम्स को लिस्ट डाउन करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस डिजीज के बायोमार्कर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है,
सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एंजाइम नॉर्मली कहाँ पे किस सेल के अंदर कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तभी आप बता सकते हो कि यस अगर उस सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एंजाइम उसके बायोमार्कर के तौर पे यूज होगा। सो पहला एंजाइम जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस एंजाइम इज एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ALT। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम का फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से शायद ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एंजाइम यूरिया साइकिल में भी हेल्प करता है। अच्छा, इस एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या है? जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि ये एक ट्रांसफरेज एंजाइम है, और ट्रांसफरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करवाते हैं किसी ग्रुप का फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपका वो ग्रुप जो ट्रांसफर होगा वो कौन सा ग्रुप होगा? अमाइनो ग्रुप। यानी डोनर से अमाइनो ग्रुप को ये पिक करेंगे और उसे कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? एक्सेप्टर पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो दिस अमाइनो ग्रुप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर से ये डिलीट हो जाएगा और कहाँ पे ऐड हो जाएगा? एक्सेप्टर पे। अब जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि इस केस में आपका ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज है ये एलानिन को एज अ डोनर यूज करता है। एलानिन से अमाइनो ग्रुप को पिक करता है और उससे किसी दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करवा देता है। सो लेट्स सी कि इस एंजाइम का नॉर्मल रिएक्शन क्या है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किन सेल्स के अंदर यूज होता है। सो सपोज आपके पास ये अमाइनो एसिड है एलानिन। अमाइनो एसिड में आपके पास एक कार्बन एटम होती है जो कि एक तरफ लिंक्ड होती है विद अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक पोजीशन पे आर ग्रुप होता है। यहाँ पे चूंकि एलानिन है और एलानिन में आपका आर ग्रुप रिप्लेस हो जाता है इसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। सो ये आपके पास कौन सा अमाइनो एसिड है? एलानिन। दिस एलानिन विल एक्ट एज अमाइनो ग्रुप डोनर, यानी यहाँ पे जो आपके पास ये अमाइनो ग्रुप है ये डोनेट होगा, और किसको डोनेट करेगा? ये अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, विच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल। 5 कार्बन इंटरमीडिएट है किसका? TCA साइकिल का, अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे एक कीटो ग्रुप नजर आ रहा है, कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, इंटरमीडिएट है। सो दिस इज एलानिन, this is alpha keto glutarate, one of the intermediate of TCA cycle। अब ये जो एंजाइम है एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, जितने भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं, आपको ये पता है यूरिया साइकिल सिर्फ कहाँ पे हो रहा होता है? लिवर के अंदर हो रहा होता है। सो आपके बॉडी के जितने सेल्स जिन्होंने अमाइनो ग्रुप को रिलीज करवाना होता है वो अपना अमाइनो ग्रुप एलानिन की फॉर्म में कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? लिवर में भेजते हैं। लिवर में आते ही आपका ये एलानिन अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा, और किसको डोनेट करेगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट को। और ये रिएक्शन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ALT, ठीक है। इस ALT एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को शिफ्ट करता है किसके ऊपर? कीटो एसिड के ऊपर। यहाँ पे ये वाला जो एसिड है आपके पास, इस एसिड के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं है बल्कि कीटो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको आप अमाइनो एसिड नहीं कीटो एसिड कहते हो। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस केस में आपका ये जो एसिड है दिस इज अटैच विद एन अमाइनो ग्रुप। सो इस तरह का जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसको आप क्या कहते हो कि दीज आर अमाइनो एसिड्स। ऐसे एसिड्स जिनमें अमाइनो एसिडिक ग्रुप के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ साथ एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ऐसे सारे एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो उसको आप क्या कहते हो? कीटो एसिड। सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज अ कीटो एसिड और एलानिन इज एन अमाइनो एसिड। सो एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज इस अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से पिक करके किस पे ट्रांसफर कर देगा? कीटो एसिड पे ट्रांसफर कर देगा। और सिमिलरली ये जो कीटो ग्रुप इस कीटो एसिड पे प्रेजेंट था ये डोनेट हो जाएगा कहाँ पे? अमाइनो एसिड।
सो लेट्स सी कि आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स क्या आएंगी। एलानिन का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जब ये अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट कर देगा, सो अमाइनो ग्रुप की जगह अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आके अटैच होगा? कीटो ग्रुप। सो ये एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरोवेट। ये स्ट्रक्चर बनेगा ना आपके पास, ये वाला ग्रुप जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, और यहाँ से ये वाला जो आपके पास ग्रुप है अमाइनो ग्रुप अलोंग विद हाइड्रोजन, ये कहाँ पे चला जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट की इस पोजीशन के ऊपर। सो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। जी। सो अब ये जो आपके पास प्रीवियसली कीटो एसिड था ये एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपके पास जो प्रीवियसली अमाइनो एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया विच इज पायरोवेट। और अल्फा कीटो ग्लूटारेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू अमाइनो एसिड ग्लूटामेट में। ओके बच्चों, सो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि हेपेटोसाइट्स या लिवर्स के अंदर आपके पास कुछ अमाइनो ट्रांसफरेसेस होते हैं, और ये अमाइनो ट्रांसफरेसेस जो हैं ये अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को लिवर सेल के जो कीटो एसिड है उसमें इनकारपोरेट करते हैं। अब अगर लिवर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एंजाइम्स जो नॉर्मली लिवर के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये यहाँ से रिलीज होंगे और कहाँ पे आ जाएंगे? प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे। सो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज है दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हेपेटोसेलुलर डैमेज, यानी लिवर सेल में अगर किसी किस्म का डैमेज होगा तो आपके प्लाज्मा के अंदर किस एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए? एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है। सो अगर आप किसी एक पर्सन के ब्लड सैंपल को एनालाइज करते हो उसमें बाकी सारे एंजाइम्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल आती है, लेकिन एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज की कंसंट्रेशन रेफरेंस रेंज फॉर एग्जांपल 400 है, लेकिन आपके पास उसकी वैल्यू 2000 तक आती है, तो इट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर हेपेटोसेलुलर डैमेज के चांसेस हैं। ठीक है। सो ALT इज एन इंडिकेटर ऑफ हेपेटोसेलुलर डैमेज। अब इस ALT से मिलता जुलता एक और एंजाइम है विच इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ये भी लिवर सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और बिल्कुल उसी किस्म का केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करवाता है जैसा ALT कैटालाइज करवाता है, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा वो डिफरेंस ये होगा कि इस केस में आपका जो डोनर है वो इस केस में एलानिन नहीं होगा बल्कि एस्पार्टेट होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड स्टार्टिंग जो अमाइनो एसिड है उसका सिर्फ डिफरेंस होगा। सो अगेन मैं इसकी एक दफ़ा एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि सपोज किसी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, दिस इज एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड जो कि किसी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से कहाँ पे आया? लिवर सेल के अंदर आया एस्पार्टेट, और लिवर के अंदर आके ये भी अपना अमाइनो ग्रुप किसको डोनेट करेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। दिस 5 कार्बन इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल अल्फा कीटो ग्लूटारेट इस केस में एक्सेप्ट करेगी अमाइनो ग्रुप को इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे उन ग्रुप्स को पहले हाईलाइट कर लेते हैं जो कि ट्रांसफर होने हैं। अमाइनो एसिड या एस्पार्टेट से ये ग्रुप ट्रांसफर होगा, और इसी तरह से कीटो एसिड से ये ग्रुप कहाँ पे ट्रांसफर होगा? अमाइनो एसिड को। इस ट्रांसफर रिएक्शन के बाद जिसको ये एंजाइम ट्रांसफरेज कैटालाइज करवाएगा, एस्पार्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वही ग्रुप्स रहेंगे। सो इस केस में आपका जो प्रीवियसली एक अमाइनो एसिड था एस्पार्टेट, वो एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, एंड द नेम ऑफ दिस कीटो एसिड इज ऑक्सैलो एसीटेट। और दूसरी तरफ जो प्रीवियसली एक कीटो एसिड था अल्फा कीटो ग्लूटारेट, दिस अल्फा कीटो ग्लूटारेट विल एक्सेप्ट द अमाइनो ग्रुप जो कि यहाँ पे डोनेट कर रहा है एस्पार्टेट, और अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद
ये बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन में ऑब्जर्व किया था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। सो ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूटामेट का। सो रिएक्शन दोनों का सेम है, AST का भी और ALT का भी, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो है वो अमाइनो ग्रुप का आता है। यहाँ पे एलानिन अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है और इस केस में आपके पास जो है वो एस्पार्टेट अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है। एलानिन अमाइनो ग्रुप को डोनेट करने के बाद पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस केस में एस्पार्टेट अमाइनो ग्रुप को डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलोएसिटेट। सो जस्ट लाइक द ALT एंजाइम, आपके पास जो AST है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इसकी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो ये भी इंडिकेट करेगा किस चीज को, लिवर डिजीज को। जी नेक्स्ट आपके पास है एंजाइम ALP एंजाइम, और इस ALP में मैं ये चीज़ बता रही थी कि ये नॉर्मली आपके पास जो है वो दो सेल्स के अंदर, दो टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। एक तो लिवर में भी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इसकी बोन में भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी प्रेजेंट। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बताया है और अभी हमने डिस्कस भी किया है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एक से ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है। लिवर के अंदर भी ये फंक्शनल है और बोन सेल्स के अंदर भी फंक्शनल है। नॉर्मली इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये फॉस्फेट की कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। सपोज आपकी जो है वो, अगर मैं बोन सेल्स की एग्जांपल देती हूँ कि आपका ये जो फॉस्फेट है ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सपोज अटैच है, ये फ्री फॉर्म में नहीं है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का फंक्शन क्या है, ये एंजाइम इस फॉस्फेट ग्रुप को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलीज करेगा, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा और आपके पास जो फॉस्फेट है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अलग हो जाएगा इससे। यानी आप कह सकते हो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ALP आपकी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो बोन्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वहां पे मिनरलाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट है। बोन्स की जो अपनी एक हेल्थ है उसके लिए हमें डिफरेंट आयंस की जरूरत होती है ना, कैल्शियम मिनरल्स की जरूरत होती है, कैल्शियम वहां पे रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह से फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसकी कंसंट्रेशन ये ALP एंजाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है। बोन में इसका ये फंक्शन हो गया। इसी तरह से लिवर के अंदर बाइल फॉर्मेशन के दौरान ये एंजाइम, अब इसका मतलब है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो ऑर्गन्स हैं जो कि इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक, बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। ओस्टियोक्लास्ट ऐसे बोन सेल्स होते हैं जो कि बोन्स को, या अगर वो प्रॉपरली ठीक से नहीं बनी या आपके जो कुछ सेल्स हैं वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। सो बोन्स के अंदर आपके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि बोन्स को रीजनरेट करते हैं या न्यू बोन फॉर्मेशन में यूज होते हैं, और ओस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बोन्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं। अगर किसी वजह से वो ठीक नहीं बनी या वो डैमेज हो गई हैं तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये बोन्स की ब्रेक डाउन कराते हैं। सो अगर आपके पास हाई ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी यानी बोन्स की ज्यादा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से भी ALP की प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। और दूसरी तरफ आपके पास है लिवर के अंदर, अगर बाइल फॉर्मेशन या बाइल के रिलीज के दौरान किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी ALP एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। इज इट क्लियर? आप कह सकते हो कि ALP आपके पास एक ऐसा मार्कर है जो कि लिवर डिजीज को भी, और इसके अलावा ओस्टियो क्लास्टिक एक्टिविटी जो है, ओस्टियो क्लास्टिक एक्टिविटी, इसके रिस्पॉन्स में भी क्या होगा, हाई होगा। सो अभी तक हम लोगों ने तीन जो एंजाइम्स हैं वो डिस्कस किए हैं, ALT, AST एंड ALP। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे एंजाइम्स की बात करते हैं जो कि डाइजेशन में यूज होते हैं, लाइक अमाइलेज एंड
लाइपेज। पहले इन एंजाइम्स के नॉर्मल फंक्शंस देख लेते हैं। अमाइलेजेस आपके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में यूज होते हैं। सपोज ये आपके पास एक स्टार्च है। स्टार्च एक पॉलीमर है जिसमें मल्टीपल अल्फा डी ग्लूकोज जो हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड है। ये आपके पास एक ग्लूकोज है, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सब ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड है वो सेम है, और वो कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब वी हैव सर्टेन एंजाइम्स जिनको पैंक्रियाज सिक्रीट करता है, और ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से एंजाइम्स हैं? अमाइलेजेस। ये इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और जैसे ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसका मतलब है ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। यानी ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये बनते कहाँ पे हैं? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में बनते हैं, पैंक्रियाज से सिक्रीट होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आते हैं, और बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये थ्रू आउट द बॉडी जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, सपोज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवा के ये क्या करते हैं? वहाँ पे चले जाते हैं। अब अगर पैंक्रियाज में किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में ये एंजाइम्स सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ही नहीं आएंगे, बल्कि प्लाज्मा में भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका पैंक्रियाज इन्फ्लेम्ड है, उसके सेल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो गए हैं, ओपन होना शुरू हो गए हैं, और उनके कंटेंट्स कहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे? प्लाज्मा में। यानी नॉर्मल इनकी साइट्स कौन सी हैं जहाँ पे इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सेल्स ओपन हो रहे हैं, तो उस केस में ये कंटेंट्स कहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे? प्लाज्मा में आना शुरू हो जाएंगे। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमाइलेज एंड लाइपेज इनसाइड द प्लाज्मा इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका जो पैंक्रियाज है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। सो आप कह सकते हैं कि पैंक्रियाज के जो बायोमार्कर्स हैं या पैंक्रियाज की जो इन्फ्लेमेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 और एंजाइम्स हैं, क्रिटिन काइनेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज एंड कोलिन ईस्टरेज। इन एंजाइम्स के नॉर्मल फंक्शंस देख लेते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि ये किन सेल्स के लिए एज अ बायोमार्कर यूज होंगे। क्रिटिन काइनेज ये एक ऐसा एंजाइम है, इसका नॉर्मल फंक्शन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आपकी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में एटीपी प्रेजेंट होता है, ये एटीपी अपने कुछ फॉस्फेट्स को हाइड कर लेता है, उनको एक बफर में जो है वो उनको आप कह लें कि स्टोर करके रखेगा, ताकि जब बॉडी के अंदर एनर्जी वैल्यूज ड्रॉप होंगी, एटीपी की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी, तो ये जो एटीपी है ये अपनी कंसंट्रेशन को रीजनरेट कर सके। हाई एटीपी कंसंट्रेशन में आपके पास एक एंजाइम होता है क्रिटिन काइनेज। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को किसी डोनर से किसी एक्सेप्टर को ट्रांसफर करते हैं। ये भी ट्रांसफरेज एंजाइम की एक टाइप है। इससे पहले आपने ट्रांसफरेसिस पढ़े हैं ना, अमाइनो ट्रांसफरेसिस, और ये ऐसे ट्रांसफरेसिस थे जो अमाइनो ग्रुप को एक डोनर से एक एक्सेप्टर पे ट्रांसफर कर रहे थे। बट दिस टाइम आप ऐसे ट्रांसफरेसिस पढ़ रहे हो जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहे हैं, एंड दीज ट्रांसफरेसिस आर काइनेजेस। क्रिटिन काइनेज एक एग्जांपल है इसकी। ये क्रिटिन काइनेज क्या करेगा? एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा के किस में इनकारपोरेट करवा देगा? क्रिटिन पे। क्रिटिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? क्रिटिन फॉस्फेट में, और एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा? एडीपी में। ठीक है, अब ये एंजाइम ऐसे कर क्यों रहा है? सपोज जब आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी, ऐसे सारे के सारे सेल्स जिन्होंने क्रिटिन फॉस्फेट की फॉर्म में अपने पास ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाया हुआ था, ये एडीपी के ऊपर वापस इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे और एटीपी की कंसंट्रेशन को क्या कर लेंगे? वापस मेंटेन कर लेंगे।
यानी आप कह सकते हो कि ये क्रिटिन फॉस्फेट एक्चुअली एक तरह का एनर्जी बफर है। जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की वैल्यूज ड्रॉप होना शुरू होती हैं, एटीपी की कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू होती हैं, सो ये क्रिटिन फॉस्फेट उस एटीपी कंसंट्रेशन को वापस मेंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो क्रिटिन काइनेज एंजाइम है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो मसल्स हैं और हार्ट सेल्स हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है अगर इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होगी तो आप इसको एज अ बायोमार्कर ले सकते हो मसल और हार्ट डिजीज के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज भी लिवर के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको भी आप लिवर का जो है वो बायोमार्कर कंसीडर कर सकते हो। बट दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक बायोमार्कर बिकॉज ये ऑलमोस्ट जितने आपके सेल्स हैं ना जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। आल्दो इसकी सबसे ज्यादा जो हाई कंसंट्रेशन है वो लिवर में प्रेजेंट है, बट इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ लिवर में ही प्रेजेंट है, ये मेजोरिटी ऑफ सेल्स जो हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट है। इसलिए आप इसको कह सकते हो कि ये मार्कर तो है लिवर डिजीज का, बट इट इज अ नॉन स्पेसिफिक मार्कर। ये बाकी डिजीजेस में भी हाई हो सकता है। इसलिए जब भी आपने गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज की कंसंट्रेशन हाई देखी, उसके साथ आप एएलटी, एएसटी और एएलपी की कंसंट्रेशंस भी देखोगे। ठीक है। अगेन एएलपी की कंसंट्रेशन बोन की वजह से भी हाई हो सकती है, एएसटी की कंसंट्रेशन हार्ट डिजीज की वजह से भी हाई हो सकती है, बट एएलटी इज अ स्पेसिफिक बायोमार्कर फॉर लिवर डिजीज। सो अगर इन सब की कंसंट्रेशन हाई हो रही है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली प्रॉब्लम कहाँ पे है, लिवर सेल्स के अंदर है। सो आपने जब भी इन मार्कर्स को देखना होता है, आप एक से ज्यादा मार्कर की जो वैल्यूज हैं उस पर रिलाय करते हो। लास्ट एंजाइम जो आपके पास यहाँ पे है, दिस इज कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम। कोलिन ईस्ट्रेज का नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। सपोज ये आपकी कोई न्यूरॉन है जिसने अपना कोई मैसेज जो है वो किसी मसल सेल को ट्रांसफर करना है, ये मसल सेल है। ठीक है। सो न्यूरॉन अपने मैसेज को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और सपोज ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे है एसिटाइल कोलिन। इस न्यूरोट्रांसमीटर को रीड करने के लिए आपके जो टारगेट सेल्स हैं, सपोज मसल सेल्स, उनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है और मसल जो है वो उस मैसेज को डिटेक्ट करती है कि इस टाइम जो है वो मूवमेंट की जरूरत है, इस टाइम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या प्रोसेस होना है। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो आपके टारगेट सेल्स हैं उनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको पिक करते हैं। अब अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो या ये हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहे, तो उसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब तक आपका यहाँ पे एसिटाइल कोलिन अगर परमानेंटली यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि रिसेप्टर को कॉन्स्टेंटली वो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है कि नाउ दिस इज द टाइम टू मूव, या फिर आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, यानी एक रिस्पॉन्स कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता जाएगा ना। सो आपका ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपके जो लिवर सेल्स हैं वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जैसे कोलिन ईस्ट्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, और अगर एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन एक खास लेवल से एक्सीड कर जाए या एक खास मोमेंट से ज्यादा टाइम के लिए वो वहां पे प्रेजेंट हो, तो ये एंजाइम इसको क्या करना शुरू कर देता है, डिग्रेड करना शुरू कर देता है, ताकि ये मैसेज यहाँ से डिसअपियर हो जाए, रिमूव हो जाए। सो ये कोलिन ईस्ट्रेज जिसको बनाने के पीछे कौन सा ग्लैंड यूज हो रहा है, लिवर। इसकी कंसंट्रेशन कब हाई होगी, जब लिवर इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना शुरू कर देगा, और इसकी कंसंट्रेशन तब कम होगी जब लिवर इसकी प्रोडक्शन कम करेगा। सो वी कैन से कि कोलिन ईस्ट्रेज भी जो है वो लिवर डिजीजेस के लिए एक बायोमार्कर के तौर पे यूज हो सकता है।